यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है दोबारा, है ना। तो लोकेशन भी चेंज हो गई है। मैं अब अपने घर से ये वीडियोस, आगे के वीडियोस आप लोगों को रिकॉर्ड करके फॉरवर्ड कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए, तो हम लोग चैप्टर नंबर 26, देखिए इसके पहले हमने 24 देखा है। मैंने उसमें लास्ट में आप लोगों को बता दिया था 24 में कि हम 25, देखिए बुक के अकॉर्डिंग वो, देखो वो राइटर का व्यू है ना, कि उन्होंने पहले 25वां चैप्टर रखा फिर 26वां रखा। मेरे हिसाब से पहले विदेशी विनिमय दर पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद में एक चैप्टर आता है भुगतान संतुलन। तो ये लास्ट का है मेरे हिसाब से, या लास्ट नहीं, इस चैप्टर के बाद, राइट। तो पहले हम विदेशी विनिमय दर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं विदेशी विनिमय दर क्या होती है। बेटा, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि पेपर में देखा होगा, न्यूज में सुना होगा कि हमारे 1 रुपए के वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हुआ, ज्यादा हुआ, है ना। अभी आप गूगल पे सर्च करके देखना, है ना। डॉलर, सिर्फ डॉलर डाल के देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा डॉलर एक्सचेंज रेट, है ना। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 73 या 74 के आसपास अब $1 की वैल्यू है। अब ये क्या है, ऐसा क्यों होता है कि हमारा रुपए और डॉलर, जो कि अमेरिका का करेंसी है, मुद्रा है, और हमारी मुद्रा, राइट, रुपए, हमारे इंडिया में क्या चलता है, रुपया चलता है, और अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है, राइट। यूरो, पौंड, अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी है। तो इन सब की वैल्यू अलग अलग है। हमारे रुपए की वैल्यू अलग है, डॉलर की वैल्यू अलग है, राइट। तो ये जब हम जब हमको विदेश जाना होता है, या विदेश से कुछ चीज मंगवानी होती है, खरीदना होता है, या फिर विदेश में कुछ बेचना होता है, तो हम अपने रुपए में वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको उस देश की करेंसी की आवश्यकता होती है। तो हमारा 1 रुपया उस देश की मुद्रा के मुकाबले कितना दमदार है या कमजोर है, या एक हमारे 1 रुपए के बदले वो मुद्रा, विदेशी मुद्रा कितनी मिलेगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। दोनों की जो परचेसिंग पावर है, जिसको हम बोलते हैं क्रय शक्ति, वो अलग अलग है, ठीक। अभी क्रय शक्ति किस पर डिपेंड करती है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमें सिर्फ इतना बड़ा पढ़ाया गया है, हमको इतना समझाया जा रहा है यहाँ पर कि दोनों की जो आपस में बदलने की जो दर है, राइट, कि 1 रुपए के बदले कितना डॉलर, वो समझाया गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब एक घरेलू घरेलू मतलब देखिए, हम हमारे रुपए की तुलना किसी भी विदेशी मुद्रा से करेंगे तो हम कहेंगे हमारा रुपया क्या कहलाएगा, घरेलू कहलाएगा, क्योंकि हम हमारे रुपए की वैल्यू कर रहे हैं। तो घरेलू मुद्रा की तुलना, या एक घरेलू मुद्रा में एक इकाई मतलब 1 रुपए, 1 रुपए की वैल्यू हम विदेशी मुद्रा में देखना चाहते हैं, उसी को विदेशी विनिमय दर कहेंगे। मतलब हमारे 1 रुपए के बदले यदि हम डॉलर को देखना चाहते हैं तो हमें कितना डॉलर मिलेगा, जितना भी डॉलर मिलेगा वो हमारे 1 रुपए के मुकाबले विदेशी विनिमय दर कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको, आप इसको आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। मैं बस इसको रीड करके बता रहा हूँ ताकि ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको वो चीज समझ में आ गई है। अच्छा, हम इस चैप्टर के साथ में आगे जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है, गवर्नमेंट ने जो, मध्य प्रदेश सरकार ने, मंडल ने जो इशू कर रखा है, उसको देखकर ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। उसमें जो आईएमपी क्वेश्चन है जरूर देखेंगे, और ज्यादातर हम वही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि लगभग लगभग उन्होंने सारा क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन उन्होंने दे दिए, ठीक है।
बट पहले एक चैप्टर की थोड़ा सा समझ लेते, चैप्टर क्या है, फिर उसके क्वेश्चन हम मैच कर लेंगे कि हमने वो सारे क्वेश्चन कर लिए, हम जरूर मैच करेंगे, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब, अंतरराष्ट्रीय तो व्यापार जानते हो ना, विदेशों से व्यापार करना में विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें विदेश से कुछ खरीदना होता है या बेचना होता है या हमें विदेश जाना होता है तो हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न देशों की विभिन्न मुद्राएं हैं, अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग मुद्राएं हैं। अतः अंतरराष्ट्रीय सौदों के मूल्यों को मापने के लिए विभिन्न मुद्राओं के मध्य संबंध स्थापित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि आप विदेशी सौदे करने जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका 1 रुपए के बदले डॉलर की वैल्यू कितनी है, या जिस जिस भी देश से करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप श्रीलंका में कोई चीज बेचना चाहते हैं तो हमारा श्रीलंका और इंडियन श्रीलंका, ओ सॉरी, हमारा हमारा 1 रुपए और श्रीलंका का रुपया, श्रीलंका में भी रुपया चलता है, राइट। तो श्रीलंका का रुपया और इंडिया का रुपया में अंतर है। इंडिया के 1 रुपए के बदले श्रीलंका के 2 रुपए मिलते हैं। मतलब आप जब श्रीलंका जाओगे तो यहाँ से मान लीजिए आप 1 लाख रुपए ले जाना चाह रहे हैं तो श्रीलंका में वो कितने हो जाएंगे, श्रीलंका के रुपए कितने हो जाएंगे, वो 2 लाख रुपए हो जाएंगे, राइट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए उसने उसने बोला कि आप कुछ बेचना चाहते हैं, तो आपने बोला मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। उसने भी बोला ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब वो अपने 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है श्रीलंका के, और आप अपने इंडिया के 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। बहुत अंतर आ जाएगा, क्योंकि वो जब अपने 1 लाख रुपए आपको भेजेगा तो आपके पास वो हो जाएंगे 50,000 रुपए, ठीक है। ठीक, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विदेशी मुद्रा की अवधारणा विकसित की गई। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा मतलब किसी और देश का पैसा, राइट, मुद्रा बाजार के माध्यम से एक देश की मुद्रा को अन्य देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ये अंतरराष्ट्रीय बाजार कहाँ होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर हम शेयर्स की खरीदी बिक्री करते हैं, है ना, वहीं पर ये सारे उसी के जरिए आप ये सारे करेंसी को भी अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको डॉलर चाहिए तो आप वहीं से खरीद सकते हैं, या बैंक में भी जाके खरीद सकते हैं, पर हर बैंक में ये सुविधा नहीं रहती है। आपको पता करना पड़ेगा कि भैया फॉरेन एक्सचेंज वाली कौन सी ब्रांच है ना, सभी ब्रांच में नहीं सुविधा है ये, ठीक है। और अक्सर आप ये चाहें तो आप एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आप कर सकते हैं, ठीक, बट एक लिमिटेड उसमें कर सकते हैं। खासकर यदि आपको खरीदना बेचना है तो वो होता है फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से होता है ना, जो इंटरनेट के थ्रू होता है आजकल पूरी तरह से। चलिए, इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा बाजार में एक दूसरे के हो गया, ठीक है। अब विदेशी विनिमय दर का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, बहुत ही सिंपल बात समझना, है ना, मैंने समझा चुका हूँ, बस पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को। अंतरराष्ट्रीय विनिमय बाजार में मतलब जो अंतरराष्ट्रीय सभी देशों का जो विनिमय बाजार है, मतलब पैसों का अदला बदली वाला, खरीदी बिक्री वाला बाजार है, में घरेलू मुद्रा की, मतलब हम जिस भी देश में हैं उस देश की बात कर रहे हैं, तो घरेलू मुद्रा मतलब हमारे 1 रुपए की एक इकाई का मतलब 1 रुपए, है ना। यदि आप अमेरिका में हैं तो आपका घरेलू मुद्रा क्या हो गई, डॉलर। तो 1 डॉलर के बदले, राइट, अभी हम इंडिया में तो हमारे घरेलू मुद्रा कौन सी हो गई, 1 रुपए। तो 1 रुपए के बदले में विदेशी मुद्रा की जितनी इकाइयां प्राप्त हो सके। अब हम यदि श्रीलंका की बात करें तो हमारे 1 रुपए के बदले में विदेशी मुद्रा, ध्यान देना या नीचे कर्सर जहां पर मैं कर रहा हूं, विदेशी मुद्रा जितनी इकाई प्राप्त होती है, तो श्रीलंका के कितने मिल रहे हैं, 2 रुपए। तो हम कहेंगे हमारी श्रीलंका की विदेशी मुद्रा दर है 2 रुपए श्रीलंका, मतलब कि 1 रुपए के बदले 2 रुपए श्रीलंकन, ठीक।
वह उस देश की विदेशी विनिमय दर कहलाएगी। किस देश की? अपने देश की विदेशी विनिमय दर 2 रुपए श्रीलंका। समझ में आ रही बात? अब मान लो आप अमेरिका में बैठ गए हो। अब आपका देश कौन सा हो गया? अमेरिका हो गया। अमेरिका का $1 के बदले यदि आपको भारतीय रुपए चाहिए तो भारतीय रुपए कितने मिलेंगे? $1 के बदले आपको भारतीय रुपए मिलेंगे 73 रुपीज, 73 रुपए, 74 रुपए मान लेते हैं। तो आप अमेरिका की नजर में, आप अमेरिका में हो, याद रखना है ना, घरेलू मुद्रा आपके लिए क्या हो गई? अमेरिका का डॉलर हो गया। तो $1 के बदले आप कितने रुपए ले रहे हैं? 73 रुपीज ले रहे हैं इंडियन। तो डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या हो गया? डॉलर का एक्सचेंज रेट हो गया 73 रुपीज पर डॉलर। ठीक है। अब यदि आप घरेलू मुद्रा में देखें, अपने इंडिया की घरेलू मुद्रा में देखें, मतलब 1 रुपए की तुलना डॉलर से करें तो बेटा वो कुछ दशमलव में चला जाएगा। क्योंकि ये देखिए यहां पर उदाहरण, मान लीजिए $1 के बदले 60 रुपए है, राइट? तो उसको कैसे पढ़ेंगे कि 1 रुपए में हमें कितने डॉलर मिलेंगे? $0.016 मिलेगा। ये हम विदेशी अपना डॉलर की एक्सचेंज रेट क्या होगा? अपनी रुपए की नजर से देखेंगे तो डॉलर का एक्सचेंज रेट होगा 0.016 डॉलर। ठीक, तो ये हो गया विदेशी विनिमय दर। यहाँ पर आप कोई सी भी एक परिभाषा देख लीजिएगा। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण हम बाद में देखेंगे, है ना। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें 2 प्रकार की प्रणाली होती है बेटा, वो हम समझ लेते हैं। ये रहा विदेशी विनिमय दर प्रणाली, मतलब ये जो एक्सचेंज करते हैं ना अपन, देखो विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना। तो 1 रुपए के बदले कितने डॉलर, ये कैसे फिक्स होता है? ये कैसे होता है कि भाई 1 रुपए के बदले कितने डॉलर, या 1 रुपए के बदले कितने यूरो, या 1 रुपए के बदले कितने पाउंड, ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड करना मतलब विनिमय दर निश्चित करना, है ना। 2 तरीके, 2 विधियां हैं, 2 प्रणालियां हैं। एक है स्थिर, जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी बेटा, एक है स्थिर और दूसरी है लोचशील विनिमय दर। स्थिर का मतलब हो गया फिक्स रहना और लोचशील का मतलब हो गया बदलते रहना। ठीक, अभी आप यदि देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे 1 रुपए के बदले डॉलर, है ना, या इंडियन करेंसी एक्सचेंज रेट ऐसा डालेंगे तो आपको जो भी कुछ रेट मिलेंगे वो सब विनिमय, वो सब लोचशील, परिवर्तनशील, लोचशील को परिवर्तनशील भी कहते हैं। तो लोचशील विनिमय दर का रेट आ रहा होगा, स्थिर विनिमय दर का रेट नहीं आ रहा है। अब समझो ये क्या होता है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या किया जाता है कि जो भारत सरकार होती है और भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, वो इस दर को स्थिर रखने की कोशिश करता है। ठीक है। अब देखो इसको स्थिर रखना क्यों जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट क्या है कि इस साल के 2021 की एग्जाम के लिए वो टॉपिक हट चुके हैं, है ना। और एमपी बोर्ड उतना गहराई में जाता नहीं है। बाकी समझने लायक तो बहुत कुछ था बेटा, है ना। और दूसरी चीज, अब हमारी एग्जाम पास में आ चुकी है, तो अब हम सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। यदि हमारे पास टाइम होता तो हम उसको डिटेल में बात करते कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है। बट अब हम सिर्फ काम की बात करेंगे जो कि एग्जाम से संबंधित है। ठीक है। तो स्थिर विनिमय दर होती है, ये ऐसी दर होती है जिसको बदला नहीं जाता है ना। तो इसको आप पढ़ के देखेंगे, बहुत आसान है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर है ना, 1 रुपए के बदले कितने डॉलर का
निर्धारण सरकार के देश का केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं आते। अगर आते हैं, मतलब यदि कुछ थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आता है तो निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब समझो, ज्यादा अंतर नहीं आता है, बहुत कम आता है ना, और एक सीमा दी गई है, उससे ज्यादा उसमें कम ज्यादा नहीं होता। देश का केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार में स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करता है। मतलब कि जब विदेशी विनिमय बाजार में हमारे देश का रुपया कम ज्यादा होता है तो उसको स्थिर बनाए रखने के लिए देश का केंद्रीय बैंक, सभी देश के केंद्रीय बैंक, अब हमारा देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप करना मतलब उसको कम ज्यादा होने से रोकना, ठीक है ना, हस्तक्षेप करना। यह प्रणाली स्वर्ण मुद्रा मान अवधि के दौरान प्रचलित थी। अब देखो इसमें है ना, इस नोट्स में इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए मैं इसमें आपको ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। इस बुक्स में थोड़ा वहीं की वहीं बातें कर दी हैं, समझाने लायक कुछ दिख नहीं रहा है इसमें सेंटेंस में, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो नहीं है उसको मैं एक्सप्लेन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क, मतलब दो तरीके हैं बेटा, स्थिर दर, स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर। तो दो प्रणाली है, तो दो में से कौन सी प्रणाली सही है, ये बात हो जाती है। तो एक बार हम देखेंगे कि भैया स्थिर दर के पक्ष में, पक्ष का मतलब इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या विशेषताएं हैं, या इसके क्या फायदे हैं, स्थिर विनिमय दर के क्या लाभ हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं कि क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, या स्थिर विनिमय दर क्यों होना चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। ठीक, तो उसके बारे में तर्क दिए जा रहे हैं कि भैया स्थिर विनिमय दर से ये फायदे हैं, स्थिर विनिमय दर में ऐसा होता है। ठीक है, वो अभी हम नहीं देखेंगे, पहले हम लोचशील को समझेंगे। लोचशील को समझेंगे, फिर जाके हम जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब जाके हमको इसके फायदे समझ में आएंगे, इसके नुकसान समझ में आएंगे, और दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, या दोनों के अपने कुछ विशेषताएं हैं और कुछ कमियां हैं। तो पहले हम लोचशील को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लोचशीलता को देखते हैं। लोचशील इसको देखते हैं। अब देखो, स्थिर विनिमय दर के विपक्ष में दर है ना, कमियां। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं, ये आ गया लोचशील विनिमय दर किसे कहते हैं। देखिए, जिस तरह से शेयर बाजार आपने सुना होगा, और शेयर बाजार में शेयर्स का भाव ऊपर नीचे होता रहता है ना, शेयर्स की जो दर है, कीमत है, वो क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। शेयर्स की डिमांड होती है, शेयर्स की सप्लाई होती है, और उसके अनुसार उसका मार्केट में रेट कम ज्यादा होता है। सेम उसी प्रकार से है ना, उसी प्रकार से जो विदेशी विनिमय होते हैं, विदेशी मुद्राएं होती हैं, इनकी भी खरीदी बिक्री होती है। आप बिल्कुल आप एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, डीमेट अकाउंट, शेयर्स मार्केट में खरीदी बिक्री करने के लिए, और उसमें आप विदेशी क्या बोलते हैं, करेंसी खरीद सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि यार डॉलर मजबूत होने वाला है, डॉलर मजबूत होने वाला है, मतलब बेटा इंडियन रुपीस कमजोर होने वाली है, हमेशा ध्यान रखना। मतलब अभी मान लीजिए 1 रुपए के बदले 73 रुपए मिल रहे हैं, $1 के बदले 73 रुपए, तो आपका रुपया कमजोर है। जरा सोचो, एक चीज के लिए आपको अपनी 73 चीजें देनी पड़ रही है, तो आप कमजोर हो, इंडियन कमजोर है। आपको लग रहा है कि यार डॉलर मजबूत होगा, मतलब कि इंडियन रुपीस कमजोर होगा।
मतलब डॉलर तो वही रहेगा, हमारा इंडियन रुपीस 73 की बजाय कितना हो जाएगा, 74। तो 73 के बदले 74 हो गया, मतलब हम कमजोर हो गए, इंडियन कमजोर हो गए। और 73 से कितने हो गए, 74। कहने का मतलब पहले जब हम $1 लेने के बदले 73 रुपए देते थे, अब $1 के बदले हमें 74 रुपए देने पड़ेंगे, तो इंडियन कमजोर हुए ना। तो आपको लगता है कि यार डॉलर मजबूत होने वाला है, तो आप 73 रुपए में क्या करते हो, डॉलर खरीद लेते हो। ठीक है, अब जब ये डॉलर मजबूत हुआ, मतलब इंडियन करेंसी कमजोर हुई, तब ये कितने का हो गया, $1 के बदले 74 रुपए, तब आप उसको बेच देते हो। तो आपने खरीदा था 73 रुपए में और बेचा कितने में, 74 में, तो आपको $1 का क्या हो गया, लाभ हो गया। इसलिए भी यहां पर क्या होता है, विदेशी विनिमय में खरीदी बिक्री होती है। और इस तरीके से क्या होता है, जैसे मान लो आप डॉलर खरीद रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, डॉलर की मांग कर रहे हो। जब आप डॉलर खरीद रहे हैं तो आप डॉलर की मांग कर रहे हो, राइट। और जो डॉलर बेच रहा है वो डॉलर की क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, राइट। अब एक तरफ देखना, जब आप डॉलर खरीद रहे हो किसके थ्रू, इंडियन रुपए के जरिए, है ना, आप पेमेंट तो इंडियन रुपए में करोगे ना। जब आप इंडियन रुपए के जरिए डॉलर खरीद रहे हो, तो आप इंडियन रुपए की क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। आपने इकोनॉमिक्स में माइक्रो में पढ़ा था कि किसी चीज की कीमत कैसे तय होती है, डिमांड और सप्लाई की फोर्स से, फोर्स मतलब ताकत से। और हमने उसमें याद रखो, ध्यान दिया था कि जिस चीज की कमी होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी। या हमने उसमें यह देखा था, इसी बात को दूसरे शब्दों में समझो, कि जिसकी ज्यादा मांग होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी। इसी का उल्टा, ये तीनों बातों का मतलब एक ही है जो मैंने बोला, अभी दो बातें बोली, है तीसरी बात जो बोलने जा रहा हूं। नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करो वीडियो को, पर अच्छे से दिमाग में डालो मैं क्या शब्द का उपयोग कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा, यही बात को तीसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड के मुकाबले, डिमांड कम है, मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो उस चीज का रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। डिमांड कम तो रेट कम, सीधी सी बात है, डिमांड ज्यादा तो रेट ज्यादा, राइट। तो उसको आप सप्लाई के, पूर्ति के मुकाबले में देखो। अब देखो क्या होता है, जब हम डॉलर की मांग करते हैं तो हम अपना रुपया देते हैं, मतलब हम रुपए की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। मांग बढ़ किसकी रही है, डॉलर की, और सप्लाई किसकी बढ़ रही है, रुपए की, तो रुपए कमजोर होगा। याद रखो, रुपए क्या होगा, कमजोर। अब इंटरनेशनल मार्केट में यदि आपको कोई चीज खरीदना है तो डॉलर के मुकाबले आपको हर चीज खरीदनी होती है। आप चाइना से भी कुछ खरीदना चाहते हो तो आपको पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पहले चलता था गोल्ड। ये जो ऊपर में बोलने वाला था ना, यहाँ पर लिखा नहीं है किताब में, इसलिए मैं वो समझा नहीं पा रहा था आप लोगों को। पहले गोल्ड रखा जाता था, अब डॉलर रखा जाता है। बस अब इतना समझो कि अब जाके है ना डॉलर की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है। आपको कुछ भी विदेश में खरीदना बेचना है तो आपको हर चीज डॉलर में करना पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये मौका हमको भी मिला था कि हम अपने रुपए को इस तरीके से, डॉलर जिस तरीके से हो रहा है ना, बीच में हर खरीदी के बीच में आ रहा है, वैसे रुपये को भी रखने का मौका मिला था। बट उस समय की तत्कालीन सरकार वगैरह ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया शायद, या जो भी कर बात थी हमें नहीं मालूम है पूरी तरह से। बस मुझे इतना मालूम है कि, मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ऐसे ही कहीं लोगों से सुनने को मिला था हमारे टीचर्स के थ्रू, कि हमें भी ये मौका मिला था डॉलर के रूप में एक्सचेंज होने, मतलब डॉलर की जगह हमारा रुपया पूरे विदेशों में खरीदी बिक्री का साधन होता, पर वो शायद हमने मौका गवा दिया।
और किसने पकड़ लिया? अमेरिका ने अपने डॉलर को बीच में लिया है। तो डॉलर की मांग बढ़ रही है, इसलिए उसकी वो क्या हो रहा है? मजबूत होते जा रहा है। तो ध्यान रखो, अब इस चीज को समझो। तो ये जो रेट है, ये $1 के बदले 73 रुपए, ये कैसे तय हो रहा है? विदेशी मुद्रा बाजार में कई देशों की मुद्रा की खरीदी बिक्री होती है, मांग और पूर्ति होती है। उस मांग और पूर्ति के अनुसार उसका क्या तय हो जाता है? एक्सचेंज रेट या विनिमय दर तय होता है। और ये डेली के हर पल बदलता रहता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील या लोचशील, ठीक है। लोचशील विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियां, तो बाजार की क्या शक्तियां हैं? मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। विनिमय दर में परिवर्तन विदेशी विनिमय की बाजार में मांग, देखो वही विनिमय दर में परिवर्तन कब होगा? जब डॉलर की मांग व पूर्ति के अनुसार आ सकते हैं। मतलब विनिमय दर में परिवर्तन किसके कारण होता है? विदेशी विनिमय का हमेशा मतलब याद रखना, फॉरेन करेंसी मतलब विदेशी मुद्रा। विदेशी विनिमय मतलब कि फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा। विनिमय का मतलब आप यहाँ पर मुद्रा से निकालोगे, मतलब कि डॉलर। तो डॉलर की बाजार में मांग व पूर्ति के अनुसार होता है, ठीक। लोचशील विनिमय दर को चलायमान विनिमय दर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, हिंदी में बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना, पर्यायवाची शब्द लिख के, इसलिए ध्यान रखना। विदेशी मुद्रा बाजार में जिस देश की मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी, ध्यान से सुनो, विदेशी बाजार मुद्रा में जिस देश की मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी उसका मूल्य स्वतः ही गिर जाएगा। अभी मैंने बताया था कि हम जब डॉलर खरीदेंगे तो मांग कर रहे हैं डॉलर की और पूर्ति किसकी कर रहे हैं? रुपए की। तो रुपए की पूर्ति ज्यादा हो जाएगी तो रुपए क्या होगा? गिरता चला जाएगा, ठीक है। दूसरी ओर यदि मुद्रा की पूर्ति कम है, मतलब हम रुपए को नहीं छोड़ रहे हैं, है ना, तो पूर्ति कम है और मांग ज्यादा हो जाएगी। ये अपोजिट चलता है बेटा। जब हम बोलते हैं कि पूर्ति अधिक है तो हम मांग को क्या कम मानते हैं? कम। तो जिसकी मांग कम हो गई उसकी वैल्यू गिर गई। और यहीं पर पूर्ति कम है तो मांग क्या है? अधिक। मांग अधिक है तो कीमत बढ़ गई, तो विनिमय दर बढ़ जाएगा। तो हो ये रहा है कि जब भी हम विदेश से कुछ खरीदना बेचना करते हैं तो हमें हमारा रुपया, मतलब हमें डॉलर खरीदना पड़ता है। हम डॉलर की मांग करते हैं, डॉलर और महंगा होता जाता है और हमारा रुपया कि हम रुपए की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं, और रुपया कोई खरीदना चाहता नहीं है, इसलिए रुपए की वैल्यू गिरती जाती है। जब हम विदेश से पेट्रोल खरीदते हैं ना बेटा, तो पेट्रोल खरीदने में हमें रुपया देना होता है और डॉलर खरीदना होता है। तो हम ये गलती करे जा रहे हैं। अक्सर लोग बोलते हैं पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ रहा है, इतना क्यों है? उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि उससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट उस पर बहुत हेवी टैक्स लगाती है। और ये एक ऐसा टैक्स है जो कि कहीं इसमें कोई चोरी नहीं हो पाती है। बाकी हम अंदर हमारे देश में जो भी खरीदी बिक्री कर रहे हैं उसमें जो टैक्स है ना, उसकी हम लोग चोरी कर लेते हैं। पर क्योंकि ये विदेश से आता है पेट्रोल, इसलिए इसमें टैक्स में चोरी नहीं होती। शुद्ध रूप से गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट इस पे टैक्स ज्यादा लगाती है। और इस टैक्स ज्यादा लगाने का दूसरा कारण ये है कि यदि पेट्रोल को सस्ता रखा जाएगा तो पेट्रोल की खपत बढ़ जाएगी। और पेट्रोल की जितनी खपत हम करेंगे उतना ही ज्यादा हमें पेट्रोल विदेशी बाजार से खरीदना पड़ेगा। जितना हम विदेशी बाजार से पेट्रोल खरीदेंगे उतना पैसा हमारा विदेश जाएगा, हमारा रुपया की पूर्ति क्या हो जाएगी? विदेशी मार्केट में बढ़ेगी, क्योंकि हम डॉलर खरीदेंगे। भाई पेट्रोल खरीदने के लिए हमको पेमेंट क्या में करना है? डॉलर में।
तो हम डॉलर खरीदेंगे और रुपया क्या जाएगा, हमारे पास से जाएगा। रुपया हमारे पास से जाएगा मतलब हम क्या करेंगे, रुपए की पूर्ति बढ़ा देंगे और डॉलर की मांग कर देंगे, हमारा रुपया और तेजी से बेटा गिरता चला जाएगा। इसलिए डॉलर का पेट्रोल का आयात कम से कम हो, इसलिए उसका रेट हम ज्यादा रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया, इतना समझ में आ गया मेरे ख्याल से। एक छोटी सी बात को समझा रहा हूं भाई, रुपए और डॉलर की कीमत कैसे तय होगी, बाजार में तय होगी, मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा। सिंपल सी बात है, जिसकी ज्यादा मांग होगी वो ज्यादा महंगा होगा, जिसकी मांग कम होगी वो उसका दर कम होगा। ठीक है, और इसी तरीके से चलता है स्थिर विनिमय दर। अब लगभग नहीं चलता है ना, बस एक तीसरा होता है जो कि इस किताब में नहीं दिया गया है, वो होता है मिक्स, जिसमें क्या होता है केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप करती है। अब वो ऊपर जो लिखा गया है वो इस नोट्स के अनुसार लिखा गया है, मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा कम समझ में आया क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है शायद किताब के मुकाबले। पर मैं जब सीबीएसई में पढ़ाता हूँ, जो सीबीएसई की बुक है उसमें 3 तरह की रेट चलते हैं, 3 तरीके की प्रणाली बताई गई है। एक है स्थिर, दूसरा है लोचशील और तीसरा है मिक्स। और मिक्स में क्या कर होता है कि लोचशील विनिमय दर को कंट्रोल कौन करता है, केंद्रीय बैंक। किसको, लोचशील विनिमय दर को कंट्रोल कौन करता है, केंद्रीय बैंक। तो वो तीसरा बन जाता है मिक्स, कि लोचशील भी है पर उसको क्या 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 किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए वो मिक्स है, राइट। बट ठीक है, एमपी बोर्ड में आपको ये नहीं मिल रहा है, एमपी बोर्ड की बुक में सब सिर्फ 2 ही प्रकार की बताई गई है, स्थिर और लोचशील। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश करिए पर उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। हम सिर्फ 2 ही चीज मानेंगे, स्थिर और लोचशील। स्थिर हमने पढ़ लिया, लोचशील ये है। ठीक, अब हम इनके फायदे नुकसान देखेंगे, और इनके फायदे नुकसान इसलिए देखना जरूरी है बेटे क्योंकि ये आईएमपी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, उसमें ये पूछा गया है, दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन बैंक। ये रही क्वेश्चन बैंक, व्यावसायिक अध्ययन का निकाल दिया मैंने, मैं भी आपको इसको बदल देता हूँ। देखिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन बैंक, और ये देखिए भुगतान संतुलन और खुली अर्थव्यवस्था। ये खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ। भुगतान संतुलन यूनिट का नाम है, जिसमें 2 चैप्टर हैं, एक है भुगतान संतुलन, दूसरा है विनिमय दर। देखिए ये बता देता हूँ, ये रहा भुगतान संतुलन, ठीक, और दूसरा चैप्टर कौन सा है जो हम पढ़ रहे हैं। तो और इसके साथ साथ इसमें खुली अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक भी है। ठीक है, बट हमारे इन नोट्स में जो कि मेरे पास में है, या बहुत सी किताबों में मैं थोड़ा सा कोशिश करी मैंने एमपी बोर्ड की, उसमें शायद नहीं मिला मुझे, है ना, बट इंग्लिश मीडियम में एमपी सीबीएसई में है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर इस यूनिट से, और आपको ये करना ही चाहिए क्योंकि सब बहुत आसान यूनिट है, और बच्चे एक बार बता दूं बहुत आसानी से 10 नंबर उठते हैं, 10 नहीं तो 8 नंबर तो आराम से बनते हैं इसमें। इसलिए आपको ये इसमें अच्छे से, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। तो इसमें आपको अभी जो हम जिस चैप्टर में है विदेशी विनिमय, उसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, भारत के विदेशी व्यापार की, नहीं, हाँ ये रहा, विनिमय दर को विस्तार से समझाइए। अब देखो विनिमय दर को विस्तार से कैसे समझाओगे आप, आपने तो सिर्फ इतना सा पढ़ा कि भाई विनिमय दर का मतलब क्या है। तो विनिमय दर का मतलब है कि ये सिर्फ एक परिभाषा अर्थ समझे। अब इसको 4 नंबर में कैसे लिखोगे, तो बेटा सिंपल सी बात है, आप विदेशी विनिमय दर को यहाँ तक ये इतना तो लिखो, ठीक है, परिभाषा लिखो, और उस विदेशी विनिमय की दोनों प्रणालियों को समझा दो, स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर प्रणाली। तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा। सिर्फ
ये पैराग्राफ बताना है ना। इस तरीके से आप उसको 4 नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसके बाद में आता है ये स्थिर विनिमय दर के पक्ष में 4 तर्क, तो हमने अभी समझा था, है ना। फिर इसके बाद में ये नीचे देखिए क्या आ रहा है, स्थिर विनिमय दर के विपक्ष में 4 तर्क, लोचशील विनिमय दर के पक्ष में 4 तर्क, लोचपूर्ण विनिमय दर के विपक्ष में 4 तर्क। देखो यहाँ पर लोचपूर्ण हो गया है ना, तो हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत शब्दों का फेर बदल है ना। तो ये सब हम अभी कर लेंगे, ये 4 क्वेश्चन हमारे अभी हो जाएंगे, है ना, पक्ष में विपक्ष में ये 4 हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है, विनिमय दर की ब्रिटेन बूस्टन प्रणाली को समझाइए। मैं जिस बुक में से पढ़ा रहा हूँ बेटा उसमें ये सब नहीं है, और क्या है कि मेरे स्टूडेंट्स ने इसी बुक को चूज करा था कि हाँ वो इसी बुक में से पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, बहुत सारी छुटी हुई चीज़ें। देखो मैं बताता हूँ, एक ये वाला क्वेश्चन नहीं है हमारे पास में, इसका आंसर मतलब जिस नोट्स में से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें नहीं है, ठीक है। ये है पर सिर्फ 1 नंबर के हिसाब से, जबकि ये 4 नंबर का है, ठीक है, ये जो अवमूल्यन और मूल्यह्रास है, ठीक है। इसके बाद में और बता दूं मैं, ये भारत के विदेशी व्यापार की 4 विशेषताएं बताइए, ये भी नहीं है, ठीक। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ये भी नहीं है, जबकि ये सारे क्वेश्चन इस बार बहुत आईएमपी है, बट हमारी बुक, हमारे जिसमें से हम पढ़ा रहे हैं उसमें नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, यदि आपको ये सारे क्वेश्चन भी आपको यदि किसी बुक में मिल जाए तो आप कर लीजिए, बट यदि नहीं मिल पा रहे हैं, राइट, और आप इसको समझना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमें वो क्वेश्चंस करने हैं। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर हमें वो क्वेश्चंस करने हैं सभी, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए, मेरे पास इंग्लिश मीडियम में है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और आप लोगों को उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। बट आप लोगों का यदि इंटरेस्ट रहा, आप लोगों ने कमेंट करा तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मतलब कमेंट नहीं कर रहे इसका मतलब है आप लोगों को वो आंसर मिल गया है और आपको समझ में आ गया है, तो मैं फिर ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ बेटा, राइट। पर आपको यदि आंसर नहीं मिल रहा है, और या फिर जो आंसर नहीं मिला वो लिख देना कि सर याले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो मैं वो आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। पर थोड़ा जल्दी फास्ट रिप्लाई करना है ना, क्योंकि अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी बना लूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम अभी ये 4 चीजें पढ़ रहे हैं, 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष, राइट। यहाँ आ जाते हैं, तो कहाँ हैं हम लोग, ये रहे, स्थिर दर के पक्ष में। देखो इसको याद करना बहुत आसान भी हो सकता है, 2 चीजें हैं, पक्ष और विपक्ष, और 2 आधार है, स्थिर और परिवर्तनशील। तो स्थिर के जो पक्ष हैं वो परिवर्तनशील के विपक्ष की बात हो जाएगी, बात को समझो आराम से, है ना। इसकी जो स्थिर की जो दर की पक्ष की बातें हैं, क्योंकि देखो स्थिर और परिवर्तनशील दोनों उल्टे हैं, अपोजिट है ना। तो स्थिर दर के जो पक्ष की बातें हैं वो परिवर्तनशील की विपक्ष हो जाएगा, और स्थिर दर की जो विपक्ष की बातें हैं वो परिवर्तनशील के पक्ष की बात हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बस उसको थोड़ा सा आपको दिमाग से देखो, रट्टा मारने के लिए तो फिर चारों चीजें रट्टा मारो और फिर एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओ। और थोड़ा सा बुद्धि रख के यदि आप इनको पढ़ोगे तो बस कुछ शब्दों को बदलना पड़ेगा, जिससे अर्थ भी बदलेगा, पर टॉपिक वही रहेगा, बात वही रहेगी, बस शब्द को बदल के उसका लॉजिक बदल जाएगा, पक्ष से विपक्ष में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कुछ एग्जांपल मैं देके आपको बताऊंगा। चलिए अब जरा सोच के देखिए, आप खुद सोचिए, यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में विदेशी विनिमय दर फिक्स है, हमें मालूम है कि $1 के $1 के बदले हमें कितने 50 रुपए देना है, मान लो,
मान लो हमें मालूम है फिक्स है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। जब हम विदेश से व्यापार करेंगे तो हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमने कोई चीज यदि खरीदी है तो उसका भुगतान हमें जब भी करना है 1 महीने बाद। देखो क्या होता है, बड़ी चीजें जब खरीदते हैं तो तुरंत तो पेमेंट होता नहीं है, शायद उधार भी होता है ना। या फिर आज हम उसका रेट पता कर रहे हैं तो हमें रेट क्या मालूम पड़ रहा है कि $1 में 50 है। ठीक, तो समझना $1 मतलब हम $1000 की कोई चीज खरीदना जा रहे हैं तो हमें कितने देने पड़ेंगे? 50,000 ठीक, तो कोई चीज कितने की हो गई? अब वो 50,000 की हो गई, राइट। अब हमें मालूम है आज नहीं, चलो 1 महीने बाद ले लेंगे, क्या दिक्कत है, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। तो हम आसानी से विदेशी व्यापार कर सकते हैं क्योंकि इसमें दर फिक्स है। परंतु इसका उल्टा, अब इसका उल्टा क्या हो गया? परिवर्तनशील दर। अब परिवर्तनशील दर का हम विपक्ष की बात कर रहे हैं। देखो जब हम इसकी पक्ष की बात करेंगे तो तुलना हम करेंगे परिवर्तनशील के विपक्ष की। परिवर्तनशील दर में कमी क्या है? क्योंकि ये रोज बदलता है, इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमें क्या होता है, एक डर रहता है कि यार आज ये 50,000 का है, हो सकता है कल ये कितने का हो जाए। वस्तु की कीमत नहीं बदल रही बेटा, उसको खरीदने के लिए जो हम रुपए दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, उसकी कीमत बदल रही है। इस वजह से वो चीज महंगी या सस्ती हो सकती है, खुद की कीमत महंगी या कम नहीं हो रही बेटा, बात को समझना। जैसे आज आपने उसका भाव पूछा तो उसने बोला $1,000। अब आपने आज देखा कि $1,000 कितने का है? 50 रुपए का। ठीक, अब आपने 15 दिन बाद डिसीजन लिया कि यार चलो मैं खरीद लेता हूं। ठीक है, अब आप उसको पेमेंट करने गए $1,000 का। तो जब आप $1,000 का पेमेंट करने गए, उस दिन $1 के बदले 52 रुपए देने थे, 50 नहीं, कितने देने थे? 52। तो अब आपको $1,000 के बदले कितने देने पड़ेंगे? 52,000। अब आप बोलोगे अरे यार ये तो महंगा हो गया, है ना। स्थिर, ये किसका मैंने बताया? परिवर्तनशील दर का विपक्षी वाली बात बताई। तो यही फायदा, यदि ये स्थिर विनिमय दर में है तो इसका फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? कि भैया 50 रुपए का रेट बदलेगा नहीं, मतलब $1 का 50 रुपए फिक्स है, रेट बदलेगा नहीं, मैं निश्चिंत हूं, 15 दिन बाद भी लूंगा तो 50,000 में ही मिलेगा। पर यदि परिवर्तनशील विनिमय दर चल रही है तो मुझे हमेशा डर रहेगा, क्या कि अरे यार ऐसा ना हो जाए कि ये 15 दिन बाद महंगा हो जाए। इसका उल्टा भी हो सकता है, 15 दिन बाद ये हो सकता है सस्ता हो जाए। कैसे हो सकता है? 15 दिन बाद $1 के बदले 45 रुपए देना हो, तो $1,000 के बदले हमें कितने देने पड़ेंगे? 45,000, 5,000 का फायदा। अब हो सकता है कि हमने आज ही खरीद लिया 50,000 में और 15 दिन बाद ये कितने का हो गया? $1 की कीमत कितनी हो गई? 45 रुपए। परिवर्तनशील है ना भाई, तो कितने हो गई? 45 रुपए, मतलब 45,000। तब हमें दुख होगा, अरे और अपन ने महंगे में ले लिया यार। तो परिवर्तनशील विनिमय दर में व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमेशा क्या होगा? एक डर बना रहेगा कि नुकसान या फायदा, नुकसान या फायदा, एक डर बना रहेगा। जबकि स्थिर विनिमय दर में, ये पक्ष की बात है ना स्थिर विनिमय दर की, कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि आयात करने वाले और निर्यात करने वालों को कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी, ना किसी मतलब नुकसान नहीं होगा। जबकि जबकि हम इसकी तुलना किससे करें? लोचशील से करें, तो वहां पर हमें क्या होगी? हमें हानि उठाना पड़ेगी। देखो बस इतना सा शब्द बदलेगा। हम जब स्थिर विनिमय दर की पक्ष की बात करेंगे तो हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। जब हम परिवर्तनशील दर के विपक्ष की बात करेंगे तो हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हानि या हतोत्साहित, मतलब प्रोत्साहन का उल्टा हतोत्साहन। ठीक, फिर उसमें क्या लिख देंगे? जैसे यहाँ लिखा है, स्थिर दर के अंतर्गत आयात निर्यात को यह
विश्वास रहता है कि परिवर्तन नहीं होगा और उन्हें हानि नहीं उठानी पड़ेगी। अभी मैंने बोला कि भाई स्थिर में 50,000 है तो आज नहीं 15 दिन बाद भी पेमेंट करेंगे तो 50,000 का ही होगा। तो यहाँ पर आपको अब परिवर्तनशील में यदि लिखना है तो आप क्या लिखोगे, परिवर्तनशील में लिखोगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हतोत्साहन स्थिर लोचशील विनिमय दर के अंतर्गत आयात निर्यातकों को यह डर बना रहता है कि विनिमय दर में परिवर्तन होने से उन्हें हानि उठानी पड़ सकती है। बेटा मैं इतना इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप दिमाग का इस्तेमाल करो, रटने का नहीं, क्योंकि रटोगे तो जो उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर लिखने जाओगे तब कंफ्यूज हो जाओगे। समझ के लिखो और समझोगे तो एक चीज याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो हम तर्क पढ़ रहे हैं स्थिर का, विपक्ष ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारा। समझ में आई बात? ठीक, तो मैं इसी को समझते हुए कि आप लोग समझना चाहते हो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। रटने के हिसाब से तो मैं बोल दूंगा पढ़ लेना, ठीक है। उन्हें इस बात की जानकारी रहती है कि कितना भुगतान करना है तथा कितना भुगतान प्राप्त होगा। सीधी सी बात है ना। स्थिर में आपको फिक्स मालूम है कि भाई 50,000 में पेमेंट करना है, 50,000 ही होगा। जबकि परिवर्तनशील में क्या हो जाएगा, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं रहती कि कितना भुगतान प्राप्त करना है और कितना प्राप्त होगा, है ना। उल्टा करना है इसका, ठीक है। अतः स्थिर विनिमय दर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलित रूप से विकसित होता है और उसमें जोखिम की भावना नहीं होती या कम होती है। तो हम इसका उल्टा लिख देंगे कि भाई परिवर्तनशील दर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार असंतुलित रूप से विकसित होता है या उसमें बहुत जोखिम होती है। ठीक है, हो गया इसका विपक्ष, है ना। किसका विपक्ष? विनिमय परिवर्तनशील का विपक्ष हो गया। इस तरीके से आपको उसको पढ़ना है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पूंजी निर्माण, राइट। तो पूंजी निर्माण में विदेशी विनिमय दर में स्थिरता के कारण देश में आंतरिक कीमत स्तर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। देखो वो ये कह रहे हैं कि यदि विदेशी में विनिमय दर यदि स्थिर रहेगा तो हमारे देश में भी बहुत सी चीजों की जो कीमत रहेगी वो कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। क्योंकि यदि जैसे हम विकासशील देश है ना, भारत जैसे विकासशील देश जो भी विकसित नहीं हुए पूरे तरीके से, विकास के रास्ते पर है, तो ऐसे देशों को विदेशों से, विकसित देशों से काफी चीजों को मंगवाना पड़ता है, जैसे टेक्नोलॉजी, मशीन, राइट। तो यदि विदेशी विनिमय दर स्थिर रहेगी तो जो चीजें हम मंगवाएंगे उनका भाव भी, उनकी दर भी, उनका भाव, उनकी कीमत भी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और वो स्थिर रहेगी तो उनसे बनने वाली चीजें, वस्तु, उनकी कीमत, सर्विस, सेवा, उनकी कीमत भी स्थिर रहेगी, राइट। तो अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता, मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, याद रखना, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, महंगाई का भय नहीं रहता। उद्योगों में पूंजी की मांग बढ़ती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे। क्यों? क्योंकि विदेशी विनिमय दर स्थिर है। और इस उद्योगों में, उद्योग कैसे बढ़ेंगे? उद्योग ऐसे बढ़ेंगे कि विदेशी लोग हमारे देश में क्या करेंगे, उद्योग लगाएंगे। देखो बेटा, विकासशील देश के लिए आवश्यक है कि जो विकसित देश वाले लोग हैं वो हमारे देश में आके क्या करें, उद्योगों की स्थापना करें। क्योंकि बाहर से ही पैसा आएगा तभी जाके उस देश का विकास होगा। तो विदेशी विनिमय दर स्थिर रहेगी तो हमारे देश में उद्योग बढ़ेंगे। उद्योग कब बढ़ेंगे? यदि विदेशी में दर क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, ठीक। और इसकी आपूर्ति हेतु बचत बढ़ेगी। देखो उद्योगों में पैसा कहाँ से आएगा? जब हमारे यहाँ के लोग पैसा बचाएंगे, ठीक है। देखो होता क्या है, हम व्यवसायिक अध्ययन में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, वित्तीय बाजार, है ना।
व्यवसायिक अध्ययन में, उसमें आप देखोगे कि पैसा मार्केट में कहाँ से आता है। पैसा मार्केट में आता है हमारी बचतों से। जैसे कि मैंने कुछ पैसा कमाया तो मैं कुछ उसका हिस्सा क्या करूंगा, बचत के रूप में बैंक में जमा कर दूंगा। बैंक उसको क्या करेगी, उन बचतों को उद्योगपतियों को या जिनको जरूरत है बिजनेस करने के लिए, उनको क्या करेगी, उधार दे देगी, लोन दे देगी। तो बाजार में जो पूंजी आती है वो कहाँ से आती है, दूसरी तरफ जो हम जैसे लोग नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है, उस बचत के कारण पूर्ति की सप्लाई, मतलब किसकी, पैसे की सप्लाई होती है, पूर्ति की, पैसे की पूर्ति होती है। ठीक है, इस पूंजी की पूर्ति होती है। ठीक है ना। इस प्रकार पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है तथा देश का आर्थिक विकास होता है। भाई उद्योग, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे तो देश का विकास होगा। ठीक है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने एक मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट चलाया था कि हमारे ही देश में सब कुछ बनेगा, लोकल फॉर वोकल ऐसा करके चलाया था अभी। वो उसका कारण यही था, है ना, कि जितना ज्यादा उद्योग होंगे उतना ज्यादा हमारा आर्थिक विकास होगा। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन का मतलब क्या हुआ कि यदि स्थिर, अभी जो मैंने बात कही थी कि स्थिर दर रहेगी तो विदेशी लोग हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, नियोजन नहीं, सॉरी, जो भी कहेंगे इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे यार, अभी आ जाएगा, विनियोग करेंगे, है ना, विनियोग करेंगे। ठीक है ना। तो ये वही है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। अब इसका उल्टा आप क्या कर सकते हो, ये जैसे हमने पूंजी निर्माण का करा, तो पूंजी निर्माण में कमी, इसका उल्टा किसके लिए, लोचशील का विपक्ष। लोचशील का विपक्ष कि भाई लोचशील होने के कारण पूंजी निर्माण में कमी होती है, क्योंकि विदेशी दर में स्थिरता न होने के कारण देश के आंतरिक कीमत स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति का भय रहता है। ठीक, जिससे उद्योगों में पूंजी की कमी होती है, मांग की कमी होती है, और इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। कोई जरूरत नहीं आपकी किताब में जाके इसके विपक्ष को पढ़ो, किसके विपक्ष को, लोचशील के विपक्ष को। जैसे मैंने बोला बेटा बस लिख देना, बिल्कुल 100% नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, तो इसका उल्टा कर दो कि क्योंकि दर परिवर्तित रहेगी, इस वजह से विदेशी विदेशी लोगों को हमारे देश में विनियोग करने में विश्वास कम रहेगा, क्योंकि परिवर्तनशील होने के कारण उन्हें हानि भी उठानी पड़ सकती है। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, विनिमय व्यवस्था। यदि देश में विनिमय दर स्थिर है तो सट्टेबाजी जैसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। मैंने आपको क्या बताया, अभी एक एग्जांपल दिया था कि आपको लगता है कि डॉलर मजबूत होगा, मतलब ₹1 का अभी $1 के बदले अभी 73 रुपए है, और आपको लगता है कि ये 5 दिन बाद ₹1 का 74 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप डॉलर खरीद लोगे, ताकि 5 दिन बाद वो ऑटोमेटिक कितने का हो जाए, 73 से 74, और 74 का जैसे ही होगा आप बेच दोगे तो आपको क्या हो जाए, फायदा हो जाए। ये इससे आपका फायदा है पर देश का नुकसान है इस सट्टेबाजी में। समझ में आ रही बात, इसको हम सट्टेबाजी ही कहेंगे। तो परिवर्तनशील बाजार, परिवर्तनशील विनिमय दर क्या करता है बेटा, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन देता है। और ये क्या हो गया, विपक्ष की बात हो गई, किसकी, विनिमय, परिवर्तनशील विनिमय दर के विपक्ष की बात हो गई कि भैया इससे क्या हो रहा है, सट्टे को प्रोत्साहन मिल रहा है। जबकि स्थिर विनिमय दर की पक्ष की बात हो गई कि इसमें सट्टेबाजी को प्रोत्साहन नहीं मिलता। ठीक है। निर्यातक देशों के लिए, जो देश अपनी वस्तु को निर्यात करते हैं, विदेशों में बेचते हैं, उनके लिए, जिन देशों को राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है, जैसे कि चाइना पूरे विश्व को माल बेचता है ना, जैसे कि इंग्लैंड, डेनमार्क, जापान इत्यादि,
इनके उनके लिए विनिमय दर में स्थिरता अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि स्थिरता नहीं रहेगी तो आपको डर रहेगा नुकसान होने का, राइट, है ना। ऐसा न होने पर देश की निर्यातकों को नुकसान होगा तथा विकास अवरुद्ध होगा। बेटा समझो, कैसा न होने पर? स्थिर दर न रहने पर क्या होगा? निर्यातकों को नुकसान होगा। तो स्थिर दर न होने का मतलब क्या हुआ? लोचशील, परिवर्तनशील। तो आप परिवर्तनशील में इसको कैसे लिखोगे कि यदि परिवर्तनशील है तो निर्यातकों को क्या होगा? नुकसान होगा। यही तो लिखा। ऐसा ना होना तो देश को, निर्यातकों को क्या होगा? नुकसान होगा। तो आप लिख सकते हो इसका उल्टा, राइट। साझा करेंसी क्षेत्र के लिए उपयुक्त, छोड़ो, बस 5 पॉइंट बहुत है, ठीक है ना। 5 पॉइंट बहुत है, आप 5 पॉइंट लिख देना। अब बात आती है स्थिर विनिमय दर के विपक्ष में बात, कि ऐसा होने से नुकसान क्या होगा। तो देखो, इसके जब हम विपक्ष की बात कर रहे हैं तो लोचशील की हम क्या करेंगे? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पक्ष की बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए, विदेशी मुद्रा के भारी कोष, बिल्कुल स्थिर विनिमय दर में क्या हो करना पड़ता है? आप यदि इसको ढंग से पढ़ोगे, ये यहां पर था ना, स्थिर वाला कहाँ गया? अरे यार आजा नीचे, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कर्सर नहीं चलता यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ पर आप ढंग से पढ़ोगे थोड़ा सा, तो ये देखो, यह प्रणाली स्वर्ण मुद्रा मान प्रचलित है। इसका मतलब क्या होता है? स्थिर विनिमय दर में क्या करना पड़ता था कि जितना आप करेंसी रखोगे उसमें उसमें गोल्ड रखना पड़ता था, उसको स्थिर रखने के चक्कर में। तो उतना ज्यादा आपको गोल्ड और विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती है। किसके पास रखनी पड़ती है? केंद्रीय बैंक को, यदि उसका जो रेट है फिक्स रखने के चक्कर में, राइट। तो स्थिर विनिमय दर की एक विपक्ष की बात यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा? विदेशी मुद्रा का कोष और स्वर्ण का कोष ज्यादा रखना पड़ेगा, जो कि एक किसी भी देश की केंद्रीय बैंक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। चलिए, ये रहा विदेशी मुद्रा के भारी कोष। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के भारी कोष सुरक्षित रखने पड़ते हैं, मतलब विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती है हमें, है ना। जैसे कि डॉलर रखना पड़ेगा, है ना, बड़ी करेंसी रखनी पड़ती है। 5 प्रकार की, पांच जो बड़ी करेंसियां हैं, बड़े देश की करेंसियां हैं, बड़े देश की मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत है ना, उनका हमको कोष मतलब भंडारण मतलब समझते हो ना, अपनी तिजोरी में रखना पड़ेंगे, ठीक है। जिन देशों के भुगतान संतुलन में घाटे हैं तो उन्हें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा के कोष रखने पड़ेंगे, तभी वे अवमूल्यन से बच पाएंगे। अब बेटा, ये यहाँ पर जो बातें कही गई हैं ये एक एक चैप्टर से संबंधित है। भुगतान संतुलन, ये आपका जो चैप्टर है, आ गया भुगतान संतुलन। ये समझोगे तब जाके आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या लिख दिया? अवमूल्यन। अब अवमूल्यन का मतलब क्या होता है ना। तो इसको बस इतना समझो, इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पर याद कर लो, ये चैप्टर समझने पे, ये वाला चैप्टर समझने पर ही क्लियर होगा वो, है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा कि भाई विदेशी मुद्रा में भारी कोष की आवश्यकता नहीं। कब? लोचशील के पक्ष में, कि इसमें विदेशी मुद्रा के कोष की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और इसमें इतना पैसा रखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। स्थिर विनिमय दरें सदैव संभव नहीं। अब
विपक्ष की बात क्या की जा रही है कि ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि आप दरों को हमेशा क्या कर सको, स्थिर कर सको। और ऐसा स्थिर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, काफी मात्रा में विदेशी भंडार को अपने पास में रखना पड़ता है। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर पर्याप्त लंबी अवधि तक स्थिर नहीं रहती, लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती। भुगतान संतुलन की समस्या तथा अंतरराष्ट्रीय वस्तु की कीमतों में उच्चावचन मतलब ऊपर नीचे प्राय देशों के विनिमय दरों में परिवर्तन लाने पर विवश कर देता है। भुगतान संतुलन, ये चैप्टर उधर करेंगे तभी ये समझ में आएगा। ठीक है। उद्देश्यों की बलि, ठीक, यह प्रणाली स्थिर विनिमय दर की लागत पर पूर्ण रोजगार और स्थिर कीमत के उद्देश्य की बलि देता है। मतलब कुछ चीजें हैं जैसे कि पूर्ण रोजगार और स्थिर कीमतों का उद्देश्य, ये दो अवधारणा है। इन अवधारणाओं को बलि देना मतलब छोड़ना पड़ेगा, ये अवधारणा पर आधारित नहीं है। जैसे यदि किसी देश के भुगतान संतुलन में अतिरेक है, अरे यार ये फिर से भुगतान संतुलन आ रहा है। पर भुगतान संतुलन तभी समझ में आएगा जब विनिमय दर समझ में आएगा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको आप पढ़ के देखिएगा, 5-6 पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये उसके फिर आ जाएगा पक्ष की बात, है ना। तो आप इसको पढ़ेंगे तो अब आपको आसानी से समझ में आएगा। मैंने इतना तो आपको डेवलप कर दिया दिमाग कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, तो ये अभी मत करना वर्तमान में, है ना, ये आपके उसमें से हट चुका है अभी। ये चैप्टर देखा जाए तो खत्म हो गया। ठीक है, बट सच बताऊं इसमें से बहुत सी चीजें हैं जो कि क्वेश्चन बैंक में दिया गया है और हमारे नोट्स में नहीं है, तो वो आपको दूसरे उसमें देखना पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या था जो कि क्वेश्चन बैंक में है। एक तो इसमें था, देखिए इसमें एक तो था एक तो ये खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था ना। ये चलो इसमें क्या क्या था पहले हमने जो पढ़ लिया वो देख लेते हैं। विदेशी विनिमय दर को विस्तार से समझाइए। स्थिर के पक्ष में, स्थिर के विपक्ष में, लोचशील के पक्ष में और लोचशील के विपक्ष में। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है, जो इस चैप्टर में है बट हमारे पास में नोट्स में नहीं है। तो देखो इसमें हमारे पास में विनिमय दर की ब्रिटेन बूट्स प्रणाली नहीं है। ठीक है, अब आप यदि कमेंट करेंगे, आप पहले ये चेक कर लीजिए आपके किसी बुक में है, मिल गया है, समझ में आ गया थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है। यदि बुक में नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन नहीं मिले हैं, मैं उन क्वेश्चंस के लिए आपको वीडियो बना दूंगा, बट आपको जल्दी इस पर रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। स्थिर विनिमय दर के पक्ष, है ना, तो एक ये क्वेश्चन छूट रहा है। फिर है अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर, ये भी ये अगले चैप्टर का टॉपिक है। ये देखो अवमूल्यन मूल्यह्रास में अंतर, ये जो भुगतान संतुलन है उस चैप्टर का है। पर आप देखोगे कितना सा दिया हुआ है, सिर्फ 3 लाइन। 3 लाइन आप 4 नंबर में नहीं लिख सकते, मतलब बहुत कम है। तो आप ये भी देख लीजिएगा, आपके पास में मिल जाएगा, राइट, तो आप देख लीजिएगा, है ना। इसके अलावा हाँ, ये रहा भारत के विदेशी व्यापार की 4 विशेषताएं। ये यदि आपके पास हो तो बताइएगा, मतलब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो बताइएगा। और तीसरा है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। देखो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था को मैं आपको सिर्फ 2 लाइन में इतना सा समझा सकता हूँ। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब वो होता है जो कि कोई देश यदि विदेशों से अपना व्यापार फ्री करता है, मतलब आराम से करता है, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, उसको हम बोलेंगे खुली हुई। मतलब हमारा देश आज की तारीख में बेटा हर एक कंट्री खुली अर्थव्यवस्था है, मतलब हर एक देश विदेशी व्यापार करता है, आराम से करता है, कोई रोक टोक नहीं है। आपने
पढ़ा होगा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये जो वैश्वीकरण हुआ है, ये पहले हम लोग बंद थे, हम विदेशों से व्यापार नहीं करते थे, विदेशों से हम लेन देन नहीं करते थे, राइट। तो वो थी बंद अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है जब एक देश विश्व के देशों के साथ में क्या करता है, अपना व्यापार खुले रूप से करता है। खुले रूप से का मतलब है कि कोई रोक टोक नहीं है ना। तो उसको हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और आज की तारीख में हर देश खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे देशों की बात कर लें जो बिल्कुल भी, जैसे कोई कोर, शायद नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया जो है ना, वो चिंग चम्पिंग क्या नाम है, मेरे को तो याद ही नहीं रहता उसका नाम, है ना। वो ज्यादा किसी से लेन देन नहीं करता है, तो वो उसको हम एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, पर लगभग वो भी व्यापार तो करता है, राइट। तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो विदेशों के साथ में क्या करता है, व्यापार करता है। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था जो विदेशों से व्यापार नहीं करता है, ठीक है। इतना अंतर है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, विदेशी, भारत के विदेशी व्यापार की 4 विशेषता, ये भी आपको देखना पड़ेगी, ठीक। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम कल देखेंगे चैप्टर नंबर 25। अभी हमने 26 करा है ना, अब 25 देखेंगे, भुगतान संतुलन, ठीक। भुगतान संतुलन, और ये भी एक दिन में हो जाएगा, है ना। जैसे आज एक क्लास में पूरा ये हमने कर लिया, वैसे ही एक क्लास में ये भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।